हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ओम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। आप सबने लव ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रायंगल के बारे में। दैट इज इसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रायंगल। इसमें V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूँगी, दैट इज करंट डेंसिटी। हमने चैप्टर 1 पार्ट 3 में सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? इसका सिंबल रहता है J। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। इसके यूनिट्स क्या रहते हैं? एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये मैंने आपको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है ये मैं आगे बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि करंट डेंसिटी इज सिंबलाइज्ड बाय J विच इज इक्वल्स टू I बाय एरिया, यानी कि करंट बाय एरिया, और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? एम्पियर्स बाय मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस करंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई एरिया ले रही हूँ लाइक दिस, और मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में ही कि एरिया भी क्या रहता है? एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। मींस इस सरफेस का भी कुछ एरिया वेक्टर होगा जो अलोंग करंट की डायरेक्शन के ही होगा। मींस ए वेक्टर। मेरे पास करंट डेंसिटी क्या आ गया? करंट बाय एरिया, और यहाँ से मैं करंट को लिख सकती हूँ J डॉट ए। J क्या रहता है? करंट डेंसिटी, और A क्या रहता है? एरिया वेक्टर। मींस मैंने दो डॉट प्रोडक्ट लिया है दो वेक्टर्स का, और यहाँ से मुझे करंट मिला, एंड करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने आपको किस में पढ़ाया था? चैप्टर 3 पार्ट 1 की वीडियो में, राइट। तो ये मैंने आपको क्यों डिफाइन कराया? क्योंकि मुझे आपको आज पढ़ाना है वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस ट्राइंगल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था अबाउट ओम्स लॉ। इसमें आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में रिलेशनशिप बताया गया था। क्या था वो रिलेशन? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं यहाँ पे V से ही डोनेट कर रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और कंडीशन क्या रहेगी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। और इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी सब कांस्टेंट है तो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, मींस ये दोनों एंड्स के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज डिफरेंस होगा A और B एंड, इन दोनों के एंड्स पे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर मैंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? रेजिस्टेंस। दैट वाज V इज इक्वल्स टू IR, और इसी को क्या बोलते हैं? स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मींस ओम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म में से हमें एक तो पता चल गया, स्केलर फॉर्म क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इस ट्राइंगल की हेल्प से ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है। सपोज आपको वैल्यू फाइंड करनी है V की, तो आप क्या करेंगे? जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसके ऊपर आप हाथ रख लीजिए लाइक दिस। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज एक साइड में आ रही है, मतलब वन आफ्टर दी अनदर, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो V इज इक्वल्स टू IR। और अगर मुझे फाइंड करनी है करंट की वैल्यू, तो आप करंट के ऊपर हाथ रख लीजिए, और ये डिवाइड में आ रहे हैं तो आप लिखेंगे करंट इज इक्वल्स टू V बाय R। और अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेजिस्टेंस के ऊपर हाथ रख लीजिए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाय I। मीन्स जब भी क्वांटिटीज एक के बाद दूसरी एडजेसेंट आ रही हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब एक के नीचे दूसरी आ रही है आप उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि ओम्स लॉ del V इज इक्वल्स टू IR होता है, राइट।
और डेल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो इसको V इज इक्वल टू आई आर भी आप लिख सकते हैं, राइट। इसमें I क्या होता है, करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लॉ होता है, बट CBSE बोर्ड में कभी कभी आपको पूछ भी लेते हैं कि डिराइव ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, तो उस केस में आप कैसे डिराइव करेंगे, स्टार्ट होंगे आप करंट के एक्सप्रेशन से, ये हमने डिराइव करा हुआ है। करंट का एक्सप्रेशन क्या रहता है, करंट इज इक्वल्स टू VD NA। VD क्या थी यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E was charge on an electron, N was free charge carriers per unit volume and A was area of a conductor, ठीक है। तो अब हम करंट से शुरू होते हैं, दैट इज I इज इक्वल्स टू VD ENA, और इसमें आपको सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये भी मैंने आपको डेरिवेशन करवाई हुई थी। VD इज इक्वल्स टू EV डिवाइडेड बाई ML इंटू टॉ एवरेज। E क्या था, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, V was पोटेंशियल डिफरेंस, M was mass of an electron, L was length of a conductor and tau average was average relaxation time. Tau was average relaxation time. इस VD की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो करंट इज इक्वल्स टू EV बाई ML tau average EN बाई A, तो करंट इज दिस एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे, करंट इज इक्वल्स टू E² NA V टॉ एवरेज बाई ML। अब आपको डिराइव करना है ये रिलेशन, यानी कि V बाई I इक्वल्स टू R, लाइक दिस। तो आप क्या करेंगे, वोल्टेज को इधर ही पड़े रहने दीजिए, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को यहीं पड़े रहने दीजिए, I को इस साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा ML डिवाइडेड बाई E² NA टॉ एवरेज इज इक्वल्स टू V बाई I। तो ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, रेजिस्टेंस, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ R, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा V बाई I इज इक्वल्स टू R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR, यानी कि ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इज प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो इस ओम्स लॉ के रिलेटेड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है करंट को, जिसके यूनिट्स हैं एम्पियर्स, एंड वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है पोटेंशियल को, जिसके यूनिट्स रहते हैं वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, R तो यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जैसे जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाऊंगी करंट उतने ही अमाउंट से बढ़ता रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, यानी कि y एक्सिस पे आपके पास क्या है, वोल्टेज, तो v बाई आई, और v बाई आई क्या होता है, R, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। तो हमें ओम्स लॉ क्या बताता है, अगर सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल दैट, तो R यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मींस स्लोप इस सारे ग्राफ में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने किया स्केलर फॉर्म, अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म न्यू है आपके लिए, बिकॉज स्केलर फॉर्म तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्केलर फॉर्म और उसको रिलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म के साथ। स्केलर फॉर्म क्या थी, V इज इक्वल्स टू IR, मीन्स यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ क्या थी, स्केलर्स थी, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड था। अब हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब पोटेंशियल को आप किस वेक्टर क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, याद कीजिए पोटेंशियल को हम रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैंने आपको रिलेशनशिप फाइंड करवाया हुआ है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो पोटेंशियल को हमने रिप्लेस कर दिया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड करंट को किसके साथ रिप्लेस करेंगे हम, आज की वीडियो में ही हमने पढ़ा है करंट डेंसिटी के साथ, जिसका सिंबल था J, एंड R को हम लिख देंगे रो। तो ये जो फॉर्म रहेगी ये क्या होती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी तो रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस से, बट अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसके टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी। एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑपोजिट्स होते हैं। मीन्स हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाय कंडक्टिविटी। ये सिंबल रहता है कंडक्टिविटी का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, E इज इक्वल्स टू J बाय, अब रो को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी 1 बाय सिग्मा, तो सिग्मा इस साइड चला जाएगा, तो E इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू J। ये अनदर फॉर्म है ओम्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये है फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों तरीके से हम ओम्स लॉ को लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे करंट के एक्सप्रेशन से, जैसे हमने स्केलर फॉर्म में किया था। करंट के एक्सप्रेशन से स्टार्ट होके उसमें हम VD की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। I इज इक्वल्स टू VD ENA, और VD की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो ये आ जाएगा EVML टॉ एवरेज इंटू ENA। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी V बाई I की, तो वो क्या आ गई थी, ML डिवाइडेड बाई E स्क्वायर NA टॉ एवरेज। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, V बाई L, इस L को आप लेकर आएंगे इस साइड पर, V बाई L, और इस I को लेकर जाएंगे उस साइड, दैट इज MI डिवाइडेड बाई E स्क्वायर NA टॉ एवरेज। अब देखिए, V बाई L को आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने रिलेशन फाइंड किया था ना, डेल V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट ऑफ डेल R, और अगर ये कोई कंडक्टर था, इसकी लेंथ थी L, इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें हम इस चीज़ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से डेल V बाई डेल R। डेल V इज इक्वल्स टू V ओनली, एंड डेल R की वैल्यू क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ V बाई L। तो V बाई L को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, E, और यहाँ पे I बाई A को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करंट डेंसिटी। अब हमारे पास E आ गया, J आ गया, और ये वाली टर्म क्या होती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। ये हमने फाइंड कर रखा है लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं। रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती थी M बाई E स्क्वायर N इंटू टॉ एवरेज। तो यहाँ से मेरे पास E इज इक्वल्स टू रो इंटू J, और ये क्या डिराइव हो गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अगर हमें कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, रो को रिप्लेस कर देंगे 1 बाय सिग्मा से, दैट इज द सिंबल फॉर कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू E इज इक्वल्स टू J। ये भी रहता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। पहली लिमिटेशन रहती है ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया V इज इक्वल्स टू IR, मतलब यहाँ पे V वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो भी इस रिलेशन को फॉलो करेंगे वो कौन से होते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। बट ज़रूरी नहीं है हमारे पास सिर्फ ओहमिक कंडक्टर्स ही हों, हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी होते हैं। उसके केस में क्या होता है, ये रिलेशन फॉलो नहीं होता, V इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए, अगर मैं V और I को प्लॉट करूं, I को मैंने प्लॉट किया है ऑन x एक्सिस, एंड V को मैंने प्लॉट किया है ऑन y एक्सिस। I की यूनिट्स क्या है, एम्पियर्स। तो अगर तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता होता तो इसका ग्राफ कैसे बनता, कुछ ऐसे, राइट। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि ये नॉन ओहमिक कंडक्टर है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए, जब तक मेरे पास करंट क्या है, लो है, तब तक तो ये इसी को फॉलो करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डेविएशन देगा लाइक दिस, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसको जाना था स्ट्रेट लाइन, बट ये अब डेविएशन देगा।
मतलब इस ग्राफ में हमारे पास क्या आता है, स्लोप कांस्टेंट नहीं आती, मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, राइट। इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। दूसरी लिमिटेशन क्या रहती है हमारे पास ओम्स लॉ की, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स अपॉन साइन। अब इसे हम समझेंगे डायोड के एग्जाम्पल से। देखिए डायोड में क्या होता है, इस साइड वोल्टेज था, अब इसमें क्या होता है, इस साइड वोल्टेज रहती है और इस साइड करंट रहता है। अब डायोड्स के केस में दो टाइप की बायसिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में, अभी हम सिर्फ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। और रिवर्स बायसिंग मीन्स वोल्टेज क्या है, नेगेटिव। अगर मैं इसे ओरिजिन मान रही हूँ O, तो इसके इस साइड वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी और इसके इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड वोल्टेज नेगेटिव रहेगी। और वाई एक्सिस में मैं क्या प्लॉट करती हूँ, करंट को। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर्स की टर्म में होता है, बहुत लार्ज होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स। और रिवर्स बायसिंग में जो करंट होता है वो किसकी टर्म्स में होता है, माइक्रो एम्पियर्स, बहुत ही थोड़ा करंट फ्लो होता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे, अभी आप बस इतना याद रखिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहुत लार्ज होता है, दैट इज इन मिली एम्पियर्स, एंड रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत स्मॉल होता है, दैट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। तो जब मैंने इस डायोड के लिए V वर्सेस I का ग्राफ बनाना चाहा तो वो कैसे आया, इनिशियली मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आई, उसके बाद एकदम से राइज हुआ लाइक दिस, और रिवर्स बायस में लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, नॉन ओहमिक बिहेवियर, और हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर बिहेवियर। और एंड में कैसा शो कर रहा है, लीनियर बिहेवियर। स्टार्टिंग में ही रहता है नॉन लीनियर बिहेवियर, मतलब स्टार्टिंग में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एक टाइम ऐसा आता है करंट लीनियरली बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये अब लीनियर रीजन में पहुंच गया और ये ओम्स लॉ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे पास सपोज कोई 2 वोल्ट वोल्टेज पे ये करंट की वैल्यू आई है, तो अगर मैं इस वोल्टेज को नेगेटिव में कर रही हूँ, दैट इज -2, तो उस टाइम पे भी करंट की कुछ ये वैल्यू आनी चाहिए थी जो यहाँ पर आ रही है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे करंट की कुछ और वैल्यू आती है और यहाँ पे करंट की कुछ और ही वैल्यू आती है। तो यही डिसएडवांटेज रहता है ओम्स लॉ का, दैट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ वोल्टेज, साइन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशंस थी हमारे पास ओम्स लॉ की, और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। 2 टाइप की कॉम्बिनेशंस हम कवर करेंगे उसमें, सीरीज एंड पैरेलल, और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।